तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी विद पांडव। तो आज 9th क्लास के 5th चैप्टर ज्योग्राफी 3rd एपिसोड के साथ इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे, द एंड कर देना है। इसके बाद आपका मेनली एक चैप्टर बच जाएंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के ख़त्म। 14 चैप्टर का जो मैंने स्किप किया था उसमें एक एपिसोड दे रखा हूँ, उसमें मेनली 2 एपिसोड और होंगे मैक्सिमम, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, 6 चैप्टर पहले कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद लास्ट में 4 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सो जिनका जिनका सेकेंड एपिसोड हो गया था सारे ने भेज दिया था नोट्स, जिनका नहीं हुआ है आप जल्दी करके नोट्स भेज दो। ठीक है, फिर 3rd एपिसोड आप देखना। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जैसे पूछ रहे हो आप ऐसे ही पूछते रहो, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में बताना अनिवार्य है। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन बच्चा कितना एक्टिव है नहीं है, मेरा होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ 2 से 3 गर्ल्स ही हमारे कमेंट सेक्शन में बताती है जो हमारे ग्रुप में है, और सभी सिर्फ नोट्स बना रहे हो और नोट्स भेज रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन भेज रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, लॉकडाउन में घर पे हो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वो कमेंट सेक्शन में आप कहीं सर्च करके नहीं पता कर रहे हो, आपको सर्च नहीं करना पड़ता है, आपके बुक में है, फिर भी आप नहीं भेज रहे हो। इसका मतलब है मैं सही नहीं पढ़ाता हूँ या आप नहीं पढ़ रहे हो। क्या रीज़न है, आप ग्रुप में आप बताओगे। ठीक है, जो हमारे ग्रुप के बच्चे हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ने तो नोट्स भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं 2-4 बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं होमवर्क। सो आपको जो होमवर्क दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वो बताना है आपको। ठीक है, तो चल तो स्टार्ट करते हैं फिर 3rd एपिसोड पॉलिटिकल ज्योग्राफी 3rd एपिसोड स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। हमने क्या पढ़ा था कि वनस्पति के मतलब टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स के होते हैं वनस्पति के प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीला एवं वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, एंड अब पढ़ेंगे मैंग्रोव वन क्या होता है। पर्वतीय वन तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, अभी नहीं बताऊंगा आपको, लास्ट में पूछूंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3rd एपिसोड कि मैंग्रोव वन की विशेषता देखेंगे, क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से नदी के आसपास ये वन होते हैं, और इन क्षेत्रों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में। ये वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा आते रहते हैं, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन जहाँ पे ज्वार भाटा लगातार आते रहती है, कभी कभी वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वह एक प्रकार की वनस्पति है मैंग्रोव वन, जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबती हैं। ठीक है, यहाँ पे दलदीला 12 महीने जो होते हैं पूरा पानी से जमीन में जो है नमी ही नमी रहता है, कहीं ज़्यादा नमी तो कहीं सिर्फ पानी पानी। पानी में भी पेड़ उगते हैं, उनके जो क्या कहते हैं जाली होते हैं, सॉरी जड़ होते हैं, जड़ आपस में बहुत सारे जड़ होते हैं ताकि, और दूर तक फैले होते हैं ताकि उनको खड़ा होने में सहूलियत हो। अगर मान लो ये पेड़ है, एक जड़ सीधा रहेगा तो उससे वो खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी के झटके आएंगे लेके चले जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे जैसे तैसे जाली नुमा करके वो कनेक्ट रहते हैं ताकि ये गिरे नहीं। इस वन की ये विशेषता है। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों के पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर।
इसके अलावा क्या क्या है, कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, कई प्रकार के सांप हैं। ये सब इन मैंग्रोव वन के एक आपको देख सकते हो क्या क्या वहाँ पे पाया जाता है। तो ये हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला टॉपिक है आपका भारत में जो वन प्राणी किस तरह से, कौन से प्राणी कितनी प्रजातियां मिलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड में कुछ आंकड़े बताए थे कितने पौधे हैं, तो उन सभी बारे में पढ़ेंगे, कैसे विलुप्त हो रहा है, क्या कारण है। तो ये सब कारण हम लोग पढ़ेंगे और कितने कितने प्रजातियां किसके हैं वो सब पढ़ेंगे। भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। ठीक है, कितने हैं? 90,000 प्रजातियां हैं और 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है। ठीक है, मछलियों के कम से कम 2500 से प्लस, यानी 2546 लिखा है कि आसपास लिखा है कि पास प्रजातियां हैं। आप 2500 लगभग भी लिख दोगे, 2600 लगभग लिखेगे तो कोई नहीं काटेंगे। ठीक है, भारत विश्व में 5 से 8% तक उभयचर जो प्राणी होते हैं, जल स्थल दोनों पे रहते हैं। और उसके बाद स्तनधारी जो होते हैं वो, ठीक है, वो जानवर पाए जाते हैं। 5 से 8% विश्व के जितने भी परसेंट है उभयचर प्राणी, स्तनधारी प्राणी है 100% में विश्व की, उसमें से 8 से 5 से 8% आपको भारत में पाए जाते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, शेर और बाघ एक साथ पाए जाते हैं। और सब देश में कहीं किसी देश में शेर ओनली सिर्फ पाया जाता है, किसी में बाघ। चलते हैं नेक्स्ट। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में मिलता है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गुजरात के गिर जंगल में कौन सा शेर मिलता है। तो एशियाई शेर या एशियाई शेर कहाँ मिलता है ये पूछ सकता है, गुजरात के गिर जंगलों में। तो वन प्राणियों का महत्व क्या होता है देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। देखते हैं वन प्राणी का महत्व क्या होता है कृषि कार्य और यातायात में। ठीक है, कृषि कार्य जैसे हम लोग बैल का यूज करते थे, वो वन प्राणी, और या यातायात करने में, बोझ ढोने में। ठीक है, मांस भी प्राप्त होता है, कुछ अंडे भी देते हैं, मछलियों से पौष्टिक आहार मिलती है। तो वन प्राणी या प्राणियां सीधा लिख सकते हो, जीव प्राणी, जंतु प्राणी लिख सकते हो आप। ठीक है, उनसे ये सब लाभ हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। कुछ जीवों के खाल से वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट, कुछ जीवों की औषधियाँ भी बनाई जाती है। आपको पता होगा बहुत सारे जीवों की औषधियाँ बनाई जाती है। कीड़े मकोड़े से फसलों और फलों और वृक्षों में दिया इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे नर का भाग जो होता है वो कीड़ा के माध्यम से स्त्री भाग में चला जाता है, जो पौधे के स्त्री भाग होते हैं उस पर चला जाता है, परागन बोलते हैं। ठीक है, आप बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और उसमें आपको एक अरूल का पत्ता होता है, उसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं किस तरह जो परागन होता है वो कीड़े मकोड़े के माध्यम से स्त्री भाग से नर भाग में चला जाता है और नर भाग से स्त्री भाग में आ जाता है। इस तरह से फल फूल होने में बहुत सारे योगदान कीड़े मकोड़े की भी हैं। ठीक है, मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है आपको मैंने बताया था। ठीक है, और ये हम लोग जो जीव जंतु और का यूज अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, पादप का अधिक यूज कर रहे हैं जीवों का, और इससे क्या हो रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र जो संतुलित थी वो असंतुलित होने लगी है। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधे कटाई करने लगे हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। तो इकोसिस्टम में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, काफी वन्यजीव व पादप संकट में हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए एक अस्थाई स्थान नहीं मिल पाता है जिस एरिया में वो रहते थे। अब धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण वहाँ जंगल कटने लगे, घर बनने लगे, तो वहाँ से जो भी वन्यजीव थे वो विलुप्त होने लगे। टेम्परेचर कह सकते हो, मौसम चेंज हो रही धीरे धीरे, जिसके कारण पादप को जो जिस तरह की
इन्वायरमेंट चाहिए थी उस तरह की नहीं मिल पा रही है, उसके कारण पादप जो भी है वो संकट में आ रही है, वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। असंतुलित होने का मुख्य कारण है कि व्यापारी जो होते हैं लालची होकर अत्यधिक शिकार करते हैं, वन की कटाई करते हैं, ठीक है। विदेशी प्रजातियों को प्रवेश करने की सलाह होती है, विदेशी प्रजातियों के यहाँ लाते हैं, ठीक है। इन सभी कारणों से वन असंतुलित होता है, इकोसिस्टम असंतुलित होता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है। अब हम देखेंगे सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है इन सभी पादप और जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। तो पादप और जीव संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। तो क्या कदम उठाए भाई, देखते हैं। 14 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए हैं, यानी 14 जीव अभ्यारण्य मंडल इन्होंने स्थापित किया है। और जिस तरह की जीव है, जिनको जिस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए उस तरह की इन्वायरमेंट वहां पे बनाकर उनको रखा जाता है, उनको जीवित रखा जाता है, ठीक है। उनको उस तरह का जैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सन 1952 से पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है सरकार की ओर से। और शेर, भेड़, भारतीय भैंसा को संरक्षण के लिए नए नए योजना बनाए जा रहे हैं। 89 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 490 वन्य प्राणी अभियान बनाए गए हैं, कई चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं। और पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन सभी कदमों का जो है सरकार ने स्टेप लिया है, जिससे पादप और जीव संपत्ति की संरक्षण हो सके। इसी तरह 14 जीव मंडल निश्चय जो है वो आप देखेंगे कहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका ये है 14 जीव मंडल निश्चय, कौन से स्टेट में, ये याद रखना होगा। इसमें से एक नंबर हमेशा आपको फाइनल में पूछना। मैंने देखा है तो ये दिल्ली बोर्ड में ज़्यादा आया है, ठीक है, जो सीबीएसई के अंतर्गत ही होता है दिल्ली बोर्ड। इसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि ये जीव मंडल निश्चय किस स्टेट में है। तो सुंदरवन किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड, यूके लिखे हैं, यूनाइटेड किंगडम मत समझना, उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में। इन सभी क्षेत्रों में नीलगिरी जीव मंडल निश्चय बनाया गया है। नाकरेक मेघालय। ग्रेट निकोबार है, तो निकोबार याद रखना है, जो यूनियन टेरेटरी है, आपको पता होगा। मानस असम में है, मानस। सिमलीपाल ओडिशा में है, ठीक है। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश। डिब्रूगढ़ असम में है, डिब्रूगढ़ में जो है आपको तेल के लिए जो है आपको याद रखना है, डिब्रूगढ़ साइकोबोवा, ये असम में है। अगस्त्य मलाई है तमिलनाडु में। कंचनजुंगा, जिसको कंचनजंगा भी बोलते हैं, यहाँ सिक्किम में है। और पंचमढ़ी ये एमपी में। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपको नहीं दिखा है तो 13 तक मैंने बताया है, ठीक है, आप देख लो। दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू साइकोबोवा असम, अगस्त मलाई तमिलनाडु, कंचनजुंगा या कंचनजंगा भी कहीं पे चंगा भी लिखा होता है, सिक्किम, पंचमढ़ी एमपी। और 13 मैंने बताया है। आपको लास्ट बताना है, आपके बुक में जो है अचन कमर अमरकंटक किस किस स्टेट में है, 2 स्टेट में है, आपको बताना है कि 14 जीव मंडल का जो एक जीव मंडल निश्चय है, आपको अचन कमर अमरकंटक किस स्टेट में है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कहीं से सर्च कर लो, किसी से पूछ लो, कहीं बुक से देख लो, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को बताना है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, अगले एपिसोड, यानी आपका 5th चैप्टर तो आप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होंगे नए वीडियो में 5th चैप्टर कंप्लीट, तो अब होंगे 6th चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो जो बच्चे पीछे हैं, कुछ बच्चे नए हमारे ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, वो पीछे से बहुत फास्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी कर लो। और जितना जल्दी आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उतना आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। अगर आप 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 से 4 बार और रिवीजन आप आराम से कर सकते हो।
क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। मैप वर्क भी देखने हैं, कार्टून भी देखने हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सिलेबस को फास्ट कर लें। ऐसा नहीं कि सोचना 5 चैप्टर जल्दी हो गया है तो हम लोग बैठेंगे, रिवीजन करते रहो, ठीक है, खाली समय में। क्योंकि अभी लॉकडाउन में स्कूल बंद है आपका। तो फिर से मिलते हैं 6 चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और घर रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में 6 चैप्टर के साथ।